तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का बेसिक। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए कॉपी में, बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 का हम लोग बेसिक करेंगे। हम लोग ने कल के क्लास में हम लोग ने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट किया था। तो अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, प्रमेय का नाम है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, देखिए अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के भाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये होता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अब हम लोग ने पीछे पढ़ा था भाज्य संख्या कौन होता है। भाज्य संख्या वो होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए 4, तो 4 का गुणनखंड कौन कौन हो सकता है। 4 किसके किसके पहाड़ा में आता है। एक के पहाड़ा में आता है, और 4 2 के पहाड़ा में आता है, और 4 4 के भी पहाड़ा में आता है। तो इसका 1 2 3 गुणनखंड हो गया, तो 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए 4 जो है वो एक भाज्य संख्या है। 4 क्या है, भाज्य संख्या। इसी तरह से जैसे देखेंगे 12, तो 12 का गुणनखंड, 12 किस किस के टेबल में आता है, किस किस के पहाड़ा में आता है। तो 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में 12 आता है, 4 के पहाड़ा में 12 आता है, 6 के पहाड़ा में 12 आता है, और 12 के पहाड़ा में 12 आता है। यानी इसके 1 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए 12 जो है 12 वो भी एक भाज्य संख्या है। यानी वैसा संख्या जिसका 1 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या होता है, भाज्य। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड हो कौन, एक तो वो एक स्वयं, एक और स्वयं। एक तो एक होगा, एक वो संख्या स्वयं होगा। जैसे 2 है, 2 तो 2 किस किस के पहाड़ा में आएगा, 2 आएगा 1 के पहाड़ा में, और किसके पहाड़ा में आएगा, 2 आएगा 2 के पहाड़ा में, इसके अलावा किसी और के पहाड़ा में नहीं आएगा। इसीलिए 2 एक कौन सा संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 3 किसके पहाड़ा में आएगा, 1 के पहाड़ा में आएगा और 3 के पहाड़ा में आएगा। तो इसका कितना गुणनखंड हो गया, 2, सिर्फ 2 गुणनखंड हो गया, इसीलिए कौन सा संख्या है, अभाज्य। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग 17 के कितना गुणनखंड हो सकता है, 1 और 1 17, यानी केवल कितना गुणनखंड है, 2 गुणनखंड। यानी वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। और वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे इसका 3 गुणनखंड है, इसका इतना सारा गुणनखंड है, तो ये कहलाता है भाज्य संख्या। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि हम लोग किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए एक संख्या है भाज्य 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2। तो ये 4 क्या है, 4 है अभाज्य। ठीक है, 2 क्या है, 2 है भाज्य संख्या, और ये 2 क्या है, ये भी है भाज्य संख्या। तो हम लोग अभाज्य संख्या को किस रूप में लिख दिए, भाज्य संख्या को किस रूप में लिख दिए, एक सेकेंड।
जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक संख्या लेते हैं 12, तो 12 को हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो 12 का फैक्टर क्या होगा, सबसे पहले तो 2 से लगाएंगे 6 बार में, फिर 2 से लगेगा 3 बार में, यानी ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3। अब ध्यान से देखिए, ये जो संख्या है 12, ये संख्या जो है 12, ये कैसा संख्या है, तो 12 है अभाज्य संख्या, 12 है अभाज्य, सॉरी अभाज्य नहीं है, 12 भाज्य है, 12 है भाज्य संख्या। उसके बाद ये 2 क्या है, अभाज्य। इसी तरह से ये 2 क्या है, अभाज्य, और 3 भी क्या है, अभाज्य। यानी कि हम लोग भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड में व्यक्त कर लिए। इसी को हम लोग बोलते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। यानी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि हम लोग किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अब देखिए, आगे एग्जाम में आएगा, कोई संख्या देगा और बोलेगा उसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन जैसे एक लेते हैं, जैसे लेते हैं हम लोग 27, तो 27 का गुणनखंड करना है। क्या करेंगे हम लोग, 27 लिख देंगे, बराबर दे देंगे। अब 27 का गुणनखंड रफ में करते हैं। सबसे पहले देखिए, 3 से लगेगा 9 बार में, और फिर 3 से लगेगा 3 बार में, और फिर 3 से लगेगा 1 बार में। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3, तो ये हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3, यानी 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3, यही इसका गुणनखंड है। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो 27 है, ये 27 ये कैसी संख्या है, 27 है भाज्य संख्या। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। और ये 3 है अभाज्य, ये 3 है अभाज्य, यह 3 है अभाज्य। यानी इस भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिख दे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 512। ठीक है, तो 512 का गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ध्यान से, रफ में जाएंगे, 512 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 256 बार में। फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16। फिर 2 से लगेगा, 2 छक्का 12 और 2 चौका 8। फिर 2 से लगेगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे 16 बार में, 2 से लगाएंगे 8 बार में, 2 से लगाएंगे 4 बार में, 2 से लगाएंगे 2 बार में। ठीक है, तो ये जो आया 512 अभाज्य संख्या है, और इसका गुणनखंड क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2, यानी कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 आया 9 बार। यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, ऐसे करके कितने बार लिख सकते हैं, 9 बार। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 9, यानी 2 को 9 बार लिख सकते हैं। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 90। ठीक है, तो 90 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, तो 90 का गुणनखंड हो सकता है, 2 से लगाएंगे 45 बार में। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे 15 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 5 बार में। यानी 90 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 कितने बार आया, 2 बार, 3 का पावर 2 गुने 5, यही हुआ 90 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाइएगा। अब आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड जो अभी सीखे हैं कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं एक संख्या 32 और एक संख्या ले लेते हैं 40। सबसे पहले देखिए, या थोड़ा और आसान एग्जाम्पल लेते ताकि समझ में आए। जैसे एक संख्या ले लेते हैं 8 और एक संख्या ले लेते हैं 12। ठीक है, इन दोनों का निकालना है हम लोग को एलसीएम। ध्यान से देखिए, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल,
यानी वह छोटी से छोटी गुणन जो दोनों में आ जाए, दोनों के पहाड़ा में आ जाए, छोटा से छोटा गुणन। जैसे 8 है तो 8 का टेबल लिखिए, 8, 16, 24, 32, ऐसे करके आगे तक आएगा। इसी तरह से 12 का लिखेंगे तो 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ऐसे करके आगे तक जाएगा। अब इन दोनों संख्या में वैसा छोटी संख्या खोजना है, वैसा लिस्ट नंबर खोजना है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में सबसे छोटी संख्या कॉमन कौन है? 24। ये 24 यानी 8 और 12 का जो एलसीएम होगा, 8 और 12 का जो एलसीएम होगा ये कितना होगा? 24। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वैसा फैक्टर जो सबसे बड़ा फैक्टर जो इन दोनों को काट दे। तो 8 और 12, ध्यान से देखिए, 8 और 12 का हमको निकालना है एचसीएफ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का फैक्टर निकालेंगे, फिर 12 का फैक्टर। अच्छा, 8 किस किस से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। 12 किस से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। अब इन दोनों में से ऐसा संख्या ढूंढना है जो दोनों में कॉमन है वो और बड़ा से बड़ा है। तो ऐसा संख्या है 4, जो कि दोनों में कॉमन है 4 और दोनों में कॉमन है 4 और सबसे बड़ा भी है, मतलब 4 बड़ा है और दोनों में कॉमन है। इसके अलावा कोई कॉमन तो है नहीं, 2 कॉमन है लेकिन छोटा है। इसलिए 8 और 12 का जो एचसीएफ होगा, जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 4 होगा। तो एलसीएम का मतलब होता है कि जो मल्टीपल दोनों में कॉमन हो जाए, और एचसीएफ का मतलब है जो फैक्टर दोनों में कॉमन हो जाए। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, एग्जाम में कैसे करना है। इसका हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, हाँ, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 32 और एक संख्या ले लेते हैं 42। इन दोनों संख्या का हम लोग को निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, अभाज्य गुणनखंड का यूज करके। तो सबसे पहले लिखेंगे 32, फिर लिखेंगे 42। अब ध्यान से देखिए, 32 का गुणनखंड करना है तो रफ में 32 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा, 16 बार में 2 से लगेगा, 8 बार में 2 से लगेगा, 4 बार में और 2 से लगेगा 2 बार में। यानी ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 आया 5 बार। इसी तरह से 42 का गुणनखंड करेंगे, 42 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा 21 बार में, 3 से लगेगा 7 बार में। तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 7। अब इसका हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में मिलता है। तो ध्यान से देखिए, दोनों में मिलने वाला संख्या, तो ये 2 है और ये 2 दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों में से एक संख्या लेंगे 2, और कोई तो मिल नहीं रहा है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। अच्छा, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में मिल रहा है वो तो लेना ही है, जो बच गया वो भी लेना है। तो दोनों में मिल रहा है 2, तो एक बार 2 लिख दिए। अब जो बच गया इतना संख्या और ये संख्या दोनों को लेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, ये लिख लिए। अब 3 और 7, तो यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 2 को 5 बार में 32, 32 में 3 7 21, 32 में 21 से गुना कर देते हैं। ये हो जाएगा 32, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2 4 3 7 6, यानी आएगा गुना करके 672। यानी संख्या 32 और 42 का, 32 और 42 का जो एलसीएम और एचसीएफ आया, एचसीएफ कितना आया? तो एचसीएफ आया है 2, एचसीएफ आया है 2 और एलसीएम कितना है? 672, ठीक है। इसी प्रकार से और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 64 और 520, इसका हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले 64 का फैक्टर निकालेंगे, फिर 520 का फैक्टर निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, हम लोग 64 और 520 का फैक्टर निकालते हैं, तो रफ में निकालेंगे। इधर निकाल लेते हैं 64 का फैक्टर, 2 से लगेगा 32 और 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 आएगा 6 बार, 2 2 4 2 6, 6 बार 2 आएगा, 6 बार लिख लेते हैं 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2, 520 का फैक्टर करते हैं। 2 से लगेगा 2 260 बार में, फिर 2 से लगेगा 130 बार में, फिर 2 से लगाते हैं 65 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 13 बार में। यानी क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने
5 गुने 13। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है HCF और LCM। तो HCF कैसे निकलता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों में कौन सा चीज़ कॉमन है, तो यहाँ से HCF निकालेंगे। ध्यान से देखिए, इन दोनों दो में देखेंगे ध्यान से, यहाँ से इन दोनों में 2 कॉमन है, तो इन दोनों के बदला में लिखाएगा 1 2। फिर यहाँ पे ये 2 कॉमन है, तो फिर से लिखेंगे 2। फिर से ये 2 कॉमन है, ये 2 और ये 2 दोनों में आ रहा है, तो एक बार लिखेंगे 2। अब आगे कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी अब कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, आंसर इसका गुना कर देंगे, वही HCF हो जाएगा। तो गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी HCF कितना आया 8। अच्छा, इसका निकालते हैं LCM। LCM निकालेंगे तो ये तीनों तो आएगा ही आएगा, मतलब जो मिल रहा है वो तो आएगा ही, जो बच गया वो भी आएगा। बच क्या गया है, ये 3 बार 2 और क्या बची है 5 और 13, तो 3 बार 2 लिख देते हैं, 1 2 3, 3 बार 2, और फिर क्या बच रखा है 5 गुने 13। अब सबको एक साथ गुना करते हैं, तो 2 आया 2 2 4 2 6, 6 बार 2 का मतलब 64, और 64 में 13 पचे 65, 64 में गुना करना है 65 से, तो यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 5 36 2 32, 320, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 36 और 2 38। इसको सॉल्व करते हैं, 0 4 2 6 11 का हासिल 1 41, यानी ये आएगा 4160, यानी इसका LCM कितना आया 4160, और HCF कितना आया 8। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके HCF और LCM निकालते हैं। आई होप कि आप लोग को निकालने आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, या एक काम करते हैं, मैं ऊपर कॉन्सेप्ट समझाना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं 42 तथा 56, इन दोनों संख्या का हम लोग को निकालना है HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 42 का हम लोग फैक्टर करेंगे, फिर हम लोग 56 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बनाते हैं। देखिए 42 का फैक्टर 2 से लगेगा 21 बार में, 3 से लगेगा 7 बार में, 7 बार में, तो ये क्या आया 2 गुने 3 गुने 7। फिर हम लोग करते हैं 56 का फैक्टर, तो 2 से 56 लगेगा, 2 दूना 4 28 बार में, 2 से 28 लगेगा 14 बार में, और 2 से 14 लगेगा 7 बार में, यानी 2 आया 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, और 7 आया 1 बार। अब हमको क्या निकालना है, इसका HCF यानी मौसा। तो मौसा क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। क्या है कॉमन, ये दोनों 2, तो इसको लिख लेते हैं 2, और क्या कॉमन है, कॉमन है 7, ये वाला 7 और ये 7 कॉमन, तो ये 7, यानी HCF कितना आया इसका 14। अब LCM निकालेंगे। LCM क्या होता है, जो दोनों में आता है, तो दोनों में आ रहा है 2 और 7, और कौन आ रहा है, कोई नहीं, तो जो बच गया, तो क्या बच गया 3 2 और 2, तो लिख देते हैं 3 2 और 2। इसको बनाते हैं हम लोग, 7 दूना 14, 14 तिया 42। अब 42 में 2 दूना 4 से गुना कर देंगे रफ में, 4 दूना 8 4 चौक 168, यानी इसका LCM जो आएगा वो आएगा 168, HCF आएगा 14। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं 12 तथा 16, इसका निकालना है LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड से, 12 और 16। अब ध्यान से देखिए, 12 का मतलब होता है, 12 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से 6 2 से 3, यानी 2 गुने 2 गुने 3। 16 का मतलब 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 2 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अब क्या करते हैं, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो HCF, तो दोनों में से कॉमन संख्या देखते हैं, तो इसका HCF निकालते हैं। दोनों में कॉमन, सबसे पहले यहाँ पे 2 है इन दोनों में, तो 1 बार 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी है 2, ये 2 और ये 2 कॉमन है दोनों में, तो ये 2 हो जाएगा, और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर होगा इसका HCF कितना 4। अब इसका निकालते हैं LCM, तो जो दोनों में कॉमन है वो तो होगा ही, जो बच गया वो भी होगा। क्या बच गया 3 2 2, तो लिख लेते हैं 3 गुने 2 गुने 2। अब सबको गुना करते, 2 दूना 4 4 ते 12 12 दूना 24, और 24 में 2 से गुना करेंगे 48, यानी आंसर कितना आएगा, इसका LCM कितना आएगा 48। ठीक है,
आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग 3-3 कर लेते हैं। जैसे एक संख्या लिख लीजिए 32, 42 और 64। इसका निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले 32 का फैक्टर, फिर 42 का फैक्टर, फिर 64 का फैक्टर करते हैं। इधर 32 का गुणनखंड 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 2 आया 5 बार। तो लिख देते 2 आया 5 बार, 1 2 3 4 5। अब क्या करते हैं 42 का फैक्टर करते हैं। तो 42 2 से लगेगा 42 21 बार में, 3 से लगेगा 7 बार में, यानी ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 7। अब करते हैं 64। तो 64 का मतलब होता है 32 दूना 64। तो 32 का फैक्टर तो इतना है ही, एक और 2 बढ़ा देंगे तो 64 हो जाएगा, यानी 2 आएगा 6 बार, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए अब इसका हमको निकालना है क्या, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो जाए। तीन संख्या तो तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन क्या है, ये दो और ये दो तीनों में कॉमन है। तो इसका एचसीएफ यहाँ पे आएगा 2। और कोई जो तीनों में कॉमन हो तो कुछ नहीं, यानी 2 इसका एचसीएफ है। यानी 2 वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्या को विभाजित कर देगा। ठीक है, अब इसका निकालते हैं एलसीएम। तो ध्यान से देखिए, 3 अंक का एलसीएम जब हम लोग निकालते हैं तो थोड़ा ध्यान देना है। सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है वो लिखेंगे, उसके बाद 3 अंक का एलसीएम निकालेंगे। मतलब 3 संख्या का जब एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग एचसीएफ में 3 में से लेंगे, लेकिन एलसीएम में अगर तीनों में से कोई 2 में भी मिल जाए तो भी उसको एक बार लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 है यहाँ और इसमें 2 है, मतलब यहाँ पे 2 आ रहा है दोनों में एक एक बार। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को एक बार लिखेंगे। ऐसा एलसीएम में ही करते, एचसीएफ में नहीं। सेम इसी प्रकार से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे भी एक 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो यहाँ से ये 2 आएगा एलसीएम में, तो 2 आएगा। इसी प्रकार से ये 2, यहाँ पे भी एक 2 आ रहा है, यहाँ पे भी एक 2 आ रहा है, तो यहाँ से भी आ जाएगा एक 2। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी आ रहा है 2, ये 2 और ये 2 दोनों में आ रहा है, बीच में तो आ नहीं रहा है, तो इसको लिख देते हैं 2। अब इसके अलावा जो संख्या बच गया वो भी लिख देना है। क्या क्या बच गया, 3 7 और 2। तो बच गया 3, फिर बच गया 7, फिर बच गया 2। अब इन सब का क्या करना है, गुना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 में गुना करना, अच्छा 32 दूना 64, 64 में गुना कर लेते 3 सत्ते 21 से। आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, 4 दूना 8, 6 दूना 12, इसको जोड़ेंगे 4, 8 6 4 हासिल 1 13, यानी ये हो जाएगा 1344। यानी इसका एचसीएफ एलसीएम जो निकलेगा वो निकलेगा 1344 और एचसीएफ कितना निकलेगा, 2। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं 6 नंबर में, 3 अंक का है, यह थोड़ा नीचे कर लेते हैं इधर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में है, ले लेते हैं जैसे 108, 512 और 320। इन तीनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहले क्या करेंगे, 108 का गुणनखंड करेंगे, फिर 512 का गुणनखंड करेंगे, फिर 320 का गुणनखंड करेंगे। तीनों संख्या में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो पहले क्या करते हैं, 108 का रफ में गुणनखंड करते हैं, 2 से 54 बार में, फिर 2 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, यानी 2 आया 2 बार, 2 आया 2 बार और 3 आया 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, इसी तरह से अब करते हैं हम लोग 512 का गुणनखंड कर लेते हैं। 512 का गुणनखंड 2 से, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 256 बार में, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 128 बार में, फिर 2 से 6 4 64 बार में, फिर 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 2 बार में। 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आया, तो 9 बार 2 लिख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, 320 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। 320 का गुणनखंड
तो ध्यान से देखिए 320 का गुणनखंड 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 160 बार में, 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, यानी 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 और 1 बार 5, तो लिख लेते 6 बार 2, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5, 6 बार 2 और 1 बार 5। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इसका HCF। HCF क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा। तीनों में देखते हैं कौन है कॉमन, ये 2 और ये 2, ये तीनों में आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 2। और क्या आ रहा है, फिर से ये वाला, ये 2 और ये 2 तीनों में आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। और कोई, तो तीनों में और कोई नहीं आ रहा है, तो इसका जो HCF होगा वो हो जाएगा 2 दूना 4। अब बारी है इसका LCM निकालने का। LCM क्या होता है, जो तीनों में मिलता है वो तो होगा ही होगा, तो तीनों में मिल रहा है 2 गुने 2, ये तीनों में मिला, ये तीनों में। अब अगर कोई संख्या दोनों में कॉमन होगा तो उसको भी एक बार लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये है 2 और यहाँ है 2, तो एक बार लिखेंगे इसको, तो इसको लिख लेते 1 बार 2। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 बार है, ये 2 है 2 बार, तो इसको भी लिखते हैं यहाँ पे 2। इसी तरह से फिर से 2, ये 2 हैं, ये 2, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 2, फिर से 2 कॉमन है, तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 बार में से 1 बार। अब देखिए अब कोई कॉमन नहीं है, अब क्या करेंगे, ये 3 को लिखेंगे 3 बार, ये 2 को लिखेंगे 2 बार और ये 5 को लिखेंगे 1 बार। क्या करते हैं, 3 को लिखते हैं 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 को लिखते हैं 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार और ये लिखते हैं 5। अब इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ये आया 64। इसको आगे बनाते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 में 2 से गुना करेंगे, या हाँ ठीक है, 54 में 2 से गुना करते हैं, 4 दूना 8 और 108, 108 में इस 64 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 108 में 64 से गुना करेंगे, तो 8 चौका 32 के 2, ये गुना भाग खुद से करना है, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है। 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 0 से 3 4 में गुना करेंगे 0, तो 3 हो जाएगा, 4 कम 4, 8 छः 48 का 8 हासिल 4, ये हो जाएगा 4, 6 कम 6, 2 8 तो 10 के 11 के हासिल 1, 4 4 8 1 9, हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा 6 9 1 2। अच्छा कौन कौन बच गया था, 2 और 5, तो 5 दूना 10, यानी 5 दूना 10, यानी आंसर आएगा 69120, ठीक है। तो इतना ही आंसर आएगा इसका LCM, और HCF कितना आएगा 4, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग ये 6 क्वेश्चन किए हैं, आगे हम लोग एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद कल के क्लास में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.2, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं दो संख्याओं के LCM और HCF में संबंध, ठीक है। ये हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, दो संख्याओं का LCM और HCF के बीच में क्या संबंध होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं ये वाला, ठीक है। इस एग्जांपल को मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, तो ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नीचे चले, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देख लीजिए एक संख्या है 12 और 16, इसका हम लोग पहले निकाले HCF कितना आया है 4, LCM कितना आया है 48। अब ध्यान से देखिए हम लोग क्या काम करते हैं, जो संख्या दिया हुआ है 12 और ये संख्या 16, इन दोनों का ना पहले गुना करते हैं, 12 गुने 16, ठीक है। इसको गुना करके देखते कितना आता है। तो 12 से अगर हम लोग 16 का गुना करेंगे, 6 दूनो 12 के 2 हासिल 1, 12 छक 72 हो जाएगा, 12 कम 12 हो जाएगा, 2 7 2 9 1, यानी इसको गुना करके आएगा 192। अच्छा अब एक काम करते हैं हम लोग, इसका जो LCM आया है यानी 4, HCF आया है 4 और LCM आया है 48, इन दोनों को भी आपस में गुना करा के देखते हैं। क्या काम करते हैं, इसको 4 और 48 को आपस में गुना कराते हैं,
तो 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 4 चौका 16 और 3 19, 192। अब देखिए क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये हम 12 से जब 16 में गुना किए वही गुणनफल 4 और 48 का गुणा करके आया, यानी दोनों का आंसर 192 आया। अच्छा ये 12 क्या है, संख्या है, एक संख्या, और 16 क्या है, दूसरी संख्या, यानी 12 है पहली संख्या, 16 है दूसरी संख्या। 12 जो है ये है पहली संख्या और ये जो 16 है ये क्या है, दूसरी संख्या, दो संख्या है। अच्छा 4 क्या है, 4, तो 4 तो HCF है, यानी 4 है HCF, और ये 48 क्या है, ये LCM। ध्यान से देखिए, हम लोग दोनों संख्या को गुना किए तो यहाँ से क्या आया, वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आया। यानी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि कोई भी दो संख्या है तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो हमेशा LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ से हम लोगों ने इस बात को देखा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा होगा क्या, LCM गुने HCF के बराबर। तो आप लोग इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। अच्छा इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो संख्या कौन कौन है, एक तो पहली एक दूसरी, इसको बोल सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो सकता है, LCM को बोलते हैं लौसा, HCF को बोलते हैं मौसा। तो लौसा गुने मौसा यानी लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक, यानी दो संख्या को हम लोग गुना करेंगे, उसका जो LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे, उन दोनों संख्या का गुणनफल और LCM और HCF का गुणनफल हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप दोनों ये दोनों फार्मूला लिख लीजिए, दोनों फार्मूला सेम ही है, ठीक है। इस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि अपडेट्स मिलता रहे, डेली एक वीडियो डलते रहेगा, आप लोग उसको देखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।